अगर आपको भी मेरी तरह कारों का शौक है तो आप कर सकते हैं कार रीसेल का बिजनेस। आम भाषा में बोले तो कार बाजार का बिजनेस। आज के टाइम में नई कार अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो उनके पास दूसरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है वो ये कि वो एक सेकेंड हैंड कार परचेस करें। और सबसे बड़ी चीज कि आज के टाइम में सेकेंड हैंड कार पर भी आसानी से लोन्स अवेलेबल होते हैं। तो किसी को अगर अपनी फेवरेट कार खरीदनी है, आउट ऑफ बजट जा रहा है न्यू, तो वो सेकेंड हैंड कार खरीद सकता है लोन के साथ में। इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे आप सस्ती कारों की सोर्सिंग कर सकते हैं, सस्ते से सस्ते कार आपको कहां मिल पाएंगे जहां से आप ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा पाएं, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कितने कारों के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्या जरूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको लेने होते हैं, और कैसे आप कोई फर्स्ट ओनर कार खरीदते हैं तो उसको अपने नाम ना करके डायरेक्ट किसी कस्टमर को देंगे और वो फर्स्ट ओनर ही रहे। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसमें मुनाफा कितना कमाएंगे ये भी समझेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि आपके आसपास के एरिया में कारों की डिमांड कैसी है। क्या आपके आसपास लोग एसयूवी मांग रहे हैं, क्या हैचबैक मांग रहे हैं, या फिर सेडान की डिमांड ज्यादा है। जिस भी टाइप के कार की डिमांड है वो टाइप समझिए। लाइक अगर आप हिल्स एरिया में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो थोड़ी ऊंची गाड़ियों की डिमांड ज्यादा रहेगी। अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, लाइक उत्तर प्रदेश में कुछ एरियाज हैं जैसे लखनऊ है, या आसपास के लखनऊ के रीजन जो हैं वो प्लेन एरिया में आते हैं, दिल्ली की साइड बढ़ जाते हैं तो ये प्लेन एरिया है, पहाड़ी एरिया नहीं है। तो इन एरियाज में जो प्लेन कार्स हैं, सेडान है, वो आसानी से चल जाएंगी। पर अगर आप पहाड़ी एरिया में है तो वहाँ एसयूवी की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि पहाड़ी एरिया ऊंचा नीचा होता है, वहां पर छोटे या फिर हम कह सकते हैं कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ जो गाड़ियां होती हैं वो इतना अच्छा नहीं चल पाती हैं। तो इस हिसाब से आप अपने एरिया की डिमांड को समझ सकते हैं। दूसरी चीज की बात करते हैं। अब यहां पर इस बिजनेस को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस कौन कौन से लेने होंगे। सबसे पहले तो आपको एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका करवाना होगा अपने नगर निगम से। दूसरी चीज जीएसटी रजिस्ट्रेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टर्नओवर आपका काफी ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस और अपने शहर के आरटीओ से भी आपको बात करके रखनी होगी, क्योंकि आप जो भी गाड़ियां खरीदेंगे इसमें मेन रोल आरटीओ का रहेगा। तो आरटीओ का एक ऐसा बंदा, एक ऐसा दलाल या ब्रोकर पकड़िए जो आपको किसी भी गाड़ी का नंबर अगर आप उसे बताते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट की एक एक जानकारी प्रॉपर आपको निकाल कर दे सके, क्योंकि लीगल वर्क अगर नहीं आप प्रॉपर कर पाएंगे तो बहुत सारी झंझटें होने वाली हैं। तो ये जो लीगल चीजें हैं इनको आप सबसे पहले देखिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहली चीज गाड़ी का इंजन, और दूसरी चीज जो लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं उसका आरआर हुआ या नहीं हुआ है, इंश्योरेंस का टाइप क्या है, इसके अलावा पॉल्यूशन है या नहीं है, गाड़ी किसके नाम ट्रांसफर है, फर्स्ट ओनर है, सेकेंड ओनर है, किस डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर है तो ठीक है, नहीं है तो कैसे किया जा सकता है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 10% का टैक्स चाहिए होता है राज्य को, अलग एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए, वो भी देना होगा। तो उन सब के हिसाब से आपको गाड़ियां सोर्स भी करनी होंगी। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शुरू में ही। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छा सा स्पेस चाहिए होगा। स्पेस कितना? कम से कम 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा। इतना एरिया इसलिए चाहिए होगा क्योंकि सबसे पहले तो आप अगर कार खरीदते हैं तो उस कार को खड़ी करने के लिए आपके पास अच्छा स्पेस होना चाहिए। भले आप शुरुआत 1-2 कारों से 3 कारों से कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम में आपके पास कारों का स्टॉक लगेगा तो आपको अच्छा एरिया चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको वो अच्छे एरिया के अलावा उसी एरिया के अंदर एक छोटा वर्कशॉप भी अपना रखना होगा, जिसमें अगर कार में कोई छोटी मोटी खराबी होती है तो उसको आप सही कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑफिस भी आपको रखना होगा कार सेल के लिए उसी के अंदर में, तो उस ऑफिस का भी अच्छा स्पेस आपके पास होना चाहिए। अब इस बिजनेस के लिए आप कार कहाँ से लाएंगे और इस बिजनेस को प्रॉपर शुरू कैसे कर सकते हैं, संचालित कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कार सोर्सिंग के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहली चीज तो आप अपने आसपास के एरिया में एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, अपने आसपास की सिटी में एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं कि अगर किसी को अपनी पुरानी कार सेल करनी है तो उसका जो बेस्ट वैल्यू है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और इंस्पेक्शन के हिसाब से जो भी उसकी वैल्यू निर्धारित हो, आपको लग रहा है कि ये वैल्यू देने लायक है ये कार, तो वो वैल्यू देकर आप उस कार को खरीदिए। इसके अलावा यहाँ दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने आसपास के एरियाज के OLX सर्च करिए। OLX में जितनी भी गाड़ियाँ हैं
उनको सर्च करिए, देखिए क्या है क्या नहीं है। आपको विजिट करने जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी शुरुआत में, जब आपको गाड़ियां देखनी होंगी। शुरुआत में क्या, आपको इस बिजनेस में मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप गाड़ियों की सोर्सिंग करते हैं तो गाड़ियों को अच्छे से इंस्पेक्शन करना होगा। तो एक मैकेनिक को लेकर साथ में आप पूरे एरिया में घूमते रहना होगा आपको अच्छी से अच्छी कार देखने के लिए। OLX पर अलग अलग टाइप के कार्स मिलते रहेंगे, आप उनको देखते रह सकते हैं। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली से आप कार ले सकते हैं। आप दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कार वाले मिल जाएंगे आपको, कई सारे कार शोरूम्स वाले मिल जाएंगे, सेकेंड हैंड कार जो बेचते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम कीमत में आपको दे देते हैं। आप उनसे अगर खरीद कर अपने राज्य में लेकर जाते हैं, अपने राज्य का नंबर करवाते हैं, तो उसमें आपका खर्चा तकरीबन 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार तक आता है। उसमें आपके राज्य का नंबर हो जाता है। अब गाड़ी अगर आपको कोई ठीक ठाक सही रेट में मिल रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि 1.5 लाख सस्ती मिल रही है, तो उसमें अगर आप 50 हज़ार रुपये लगा भी देते हैं और उसके बाद उस पर आप 20-30 हज़ार कमा लेंगे, तो ये बुरा नहीं होगा। गाड़ी भी आप जिस राज्य में लेकर जाना चाह रहे हैं उस राज्य की हो जाएगी। इसके अलावा गाड़ी भी आप अच्छे डीलर से लेंगे तो यहाँ पर आपका एक फिक्स डीलर हो जाएगा कि आपको गाड़ियों की कमी नहीं पड़ेगी। जब आपके पास बजट बनेगा, स्टॉक उठाना होगा, तो आप एकदम से उस डीलर से अच्छे से स्टॉक उठा सकते हैं, अच्छी मार्केट भी आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, एक कार अगर हमने किसी कस्टमर से खरीद ली है कि अब हम तुमसे ये कार ले रहे हैं और आगे ये फर्स्ट ऑनर कार ही है, आगे हम किसी को बेचेंगे तब उसके नाम हो जाएगी, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, जब आप किसी से कोई कार खरीदते हैं तो उसको डायरेक्ट अपने नाम नहीं करेंगे, आप एक नोटरी करा लेंगे, जो भी उसके आसपास कचहरी हो, जहाँ पर भी हो, उसमें प्रॉपर नोटरी करा लेंगे कि आपसे इस कार का मालिक फ़िलहाल मैं हूँ और इस कार से अगर कोई एक्सीडेंट होता है या आगे अब चालान होता है, उन सब चीज़ों की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। नोटरी कराकर आप उस व्यक्ति को देंगे जिससे आपने कार लिया है और उसको बोलेंगे कि मैं कार सेल का काम करता हूं। तो जब ये कार सेल होगी तब आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आना पड़ेगा, और जब कार आप सेल करेंगे तब वो व्यक्ति आ जाएगा और ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑनर से सेकंड ऑनर होती है गाड़ी। इस तरीके से ये मार्केट काम करती है। अब बात करते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप कारों की कितनी संख्या के साथ में शुरू कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कारों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 10। मिनिमम यहाँ इन्वेस्टमेंट हम मान के रखते हैं कि 15 लाख आपका लगने वाला है अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा एरिया देखना होगा, वर्कशॉप रेडी करना होगा, कारें लानी होंगी, स्टॉक रखना होगा, उसके बाद आपको उनको सेल करना होगा। तो इन सब चीज़ों में कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट तो आपका लगेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारी कारें और ज़्यादा बिक सकें? तो यहाँ आपके पास कई ऑप्शंस हैं। जैसे आप खुद कार अगर मेंटेन कर लेते हैं, लाकर अपने एरिया के नंबर कर लेते हैं, तो आप OLX पे उनको डालिए, फेसबुक मार्केट प्लेस पे डालिए। उन जगहों पर जब आप डालेंगे अपनी कार्स को, तो यहाँ से कस्टमर्स आपको आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर अलग अलग फाइनेंस कंपनियों और अलग अलग बैंकों से भी कॉन्टैक्ट करिए कि हम सेकेंड हैंड कार्स बेचते हैं, तो फाइनेंस करना होगा तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आकर प्लीज़ फाइनेंस कर दीजिएगा। और वो फाइनेंसर्स आपके पास आ जाएंगे जब भी कोई कार सेल होनी होगी, और जिसके नाम फाइनेंस करना होगा उसका सिविल वगैरह, प्रोफाइल वगैरह देखी जाएगी, और अगर अच्छी प्रोफाइल है तो उसके नाम लोन भी करवा कर दे दिया जाएगा। इसमें जो पैसा होगा वो आपको तो बैंक की तरफ से पूरा का पूरा मिल जाएगा जितने की आपने कार सेल करी है, पर जो व्यक्ति होगा जिसने कार खरीदी है वो धीरे धीरे लोन देता रहता है। इस तरीके से ये मार्केट भी काम करता है। प्रॉफिट की बात करें तो आप एक कार पर 20 से 30 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की कोशिश मत करिए, फिर बहुत ज़्यादा महंगी कारें हो जाती हैं आपकी और आप अच्छी मार्केट नहीं बना पाते हैं। 20-30 हज़ार रुपये अगर आप एक कार पर कमा रहे हैं तो ये इनफ है। अगर आप इस तरीके से लेकर चलते हैं तो यहाँ पर अगर आपने केवल 10 कारों से भी शुरू किया है और एक कार पर केवल आप 25 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं और एक महीने में आपने 10 कारें अपनी निकाल दी हैं यहाँ पर, तब भी आप आसानी से 2.5 लाख रुपये बचा पाएंगे। आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा संख्याएँ बढ़ेंगी, तब आप और भी अच्छा कमा पाएंगे। तो लालच मत करिए, धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो करिए। बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप कार लवर हैं तो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस हो सकता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप कार रीसेलिंग के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।